हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आप सभी लोग ये बात सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब फार्म लॉस को रिपील कर दिया है तब भी हमारे फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट जो है वो क्यों जारी है। ऐसा ही आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला था और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे के ऊपर आपको एक वीडियो बनाया जाए और साथ ही साथ इससे कनेक्ट करके जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो आपको समझाया जाए और क्यों फार्मर्स जो हैं वो अभी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रख रहे हैं, ये बात आपको समझाई जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ना दो टर्म्स मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, वो है एमएसपी और एमएसपी अश्योरेंस। ठीक है, सबसे पहले गाइस देखो एमएसपी क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बहुत बार सुनते हो, आपको काफी बार आपने अलग अलग जगहों पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ा होगा। आपने इवन ये भी देखा होगा कि किस तरीके से एमएसपी को लेके जो है वो काफी जगह पे बवाल हुआ था जब फार्म लॉज आए थे और फार्म लॉज में ये कहा गया था कि फार्मर्स के द्वारा कि हमारी एमएसपी जो है वो हमसे चली जाएगी। तो व्हाट इज दिस एमएसपी? तो देखो एमएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव के अंदर एक परिवार है राम का, एक परिवार है श्याम का। राम का परिवार जो है वो देखता है कि इस साल जो है प्याज की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसके चलते हुए राम डिसाइड करता है कि मैं अगले साल भी प्याज उगाऊंगा। वहीं श्याम जो है वो ये देखता है कि आलू का रेट नॉर्मल है तब भी मैं आलू उगाऊंगा। अब यहां पे एमएसपी का रोल क्या है ये आप समझिएगा राम एंड श्याम के लिए। राम जब प्याज की फसल उगाने की सोचता है, उस साल में प्याज की कीमत बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से प्याज को उगाने के लिए जो भी चीजें चाहिए थी, जो बीज चाहिए था, वो सब थोड़ा सा कॉस्टली मिला। तो राम को प्याज पर केजी उसने अनुमान लगाया था कि इस साल 70 रुपए किलो में बिक रहा है, तो अगली साल 60 रुपए किलो में तो बिक ही जाएगा। जिसके चलते हुए राम का जो लागत आया ना पर केजी प्याज के ऊपर, मान के चलिए 20 रुपए का आया। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं और राम ये मान के चल रहा है कि 20 रुपए से तो ऊपर ही प्रॉफिट आएगा, 20 रुपए से ज्यादा ही प्याज बिकेगा। वो तो 50-60 का अंदाजा लगा रहा है, तो जितना भी मेरा मतलब नुकसान होगा, क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट जो प्याज उगाने में आती होगी वो 5-10 रुपए आती होगी, लेकिन उस सीजन क्योंकि प्याज की कीमत बहुत ज्यादा थी तो राम ने सोचा कि मैं प्याज ही उगाता हूं, तो उसने ज्यादा लागत लगा के प्याज को उगाया। अब मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि नेक्स्ट ईयर प्याज की कीमत बहुत डाउन हो जाए और वहीं पे ये प्याज जो है वो 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो में मिलने लग जाए। ऐसे सिचुएशन में राम को क्या होगा, राम को काफी सारा लॉस देखने को मिलेगा। इस लॉस के चलते हुए राम जो है जो अपनी लागत है वो भी वापस नहीं प्राप्त कर पाएगा, प्रॉफिट की तो बात ही छोड़िए। ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए ही कॉन्सेप्ट आता है एमएसपी। एमएसपी के अंदर सरकार जो है ना वो पहले से ही घोषणा कर देती है कि भैया तुम फसल उगाओ, तुम्हें हम इतने रुपए तो मिनिमम देंगे ही देंगे। जैसे कि इस प्याज वाले केस में फिर से आ जाते हैं, राम को पहले से ही पता था कि अगर कुछ नहीं होगा तो सरकार मुझे 25 रुपए पर केजी तो देगी। तो भैया उसका 20 रुपए लागत था, 5 रुपए तब भी प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कहीं 60-70 रुपए केजी हो गया तो प्रॉफिट मिलना ही है। तो दिस इज व्हाट एमएसपी इज ऑल अबाउट। एक आलू वाला एग्जांपल भी जल्दी से ले लेते हैं। जो श्याम था उसने आलू उगाया, उसने 30 रुपए पर केजी के अनुमान लगा के आलू उगाए थे कि इतना उसको प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन किसी कारणवश आलू की कीमत जो है वो 15 रुपए केजी ही अगले साल हुई। अब उसके आलू जो है 15 रुपए केजी में जब बिक रहे थे तो उसकी जो लागत थी ना आलू उगाने में वो भी नहीं निकल पाई। ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए फिर एमएसपी आता है। यही एमएसपी के अंदर घोषणा करी गई थी कि आलू की कीमत 22 रुपए पर केजी सरकार पे करेगी मिनिमम। तो फिर अगर यहां पे शाम का नुकसान होगा भी तो 1-2 रुपए का होगा, मतलब लागत तो मिलेगी बट प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आ जाएगी, ये नुकसान होगा इंस्टेड ऑफ बहुत ज्यादा नुकसान के। तो यहां पे एमएसपी का जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो सरकार ने घोषणा करी है कि हम जो है ये जो 3 फार्म लॉस थे हम इसको रिपील कर देंगे, बट प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि किसान को अब ये चाहिए, जो हमारे सिंगू बॉर्डर पे किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी ये डिमांड है, जो फार्म्स का एसोसिएशन है, एसकेएम लीडर जो हैं ये लोग, इनका डिमांड ये आ रहा है कि हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले कि मिनिमम जो ये सपोर्ट प्राइस है ये कभी नहीं जाएगा। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अश्योर करें। और एक बवाल और देखने को मिल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में आया था इसको वापस लिया जाए। अब आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी और फार्मर्स का आपस में क्या रिलेशन है और क्यों ये बवाल फिर से देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी लोग हमारे क्लैट पॉइंट पे चल रहे इनिशिएटिव जैसे कि क्लैट यूजी का मॉक टेस्ट, क्लैट पीजी का मॉक टेस्ट, क्लैट एलएलएम का हमारा कोर्स चल रहा है जो अभी 2022 में जितने भी लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्लैट यूजी के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट का एक बैच लॉन्च किया है जिसका कॉस्ट 15,999 है। जो लोग सिर्फ जनरल नॉलेज हमसे पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज फॉर क्लैट,
वो लोग भी एक अलग सेपरेट कोर्स है हमारा क्लैट जीके बूस्टर, उसमें इनरोल कर सकते हैं। वहीं जो लोग डीयू की तैयारी कर रहे हैं, डीयू एलएलबी का 3 साल का क्रैश कोर्स भी हमारे चैनल पे आपको लिए अवेलेबल है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे ऐप के लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाके आप इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट जो 2020 में लाने की बात हुई थी, अमेंडमेंट बिल जिसको मैं कह रहा हूं, तो सबसे पहले जब भी कुछ इस तरीके की बात है आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया आखिर में ओरिजिनल एक्ट कौन सा था जिसके तहत यहां पे उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बात करी जा रही है। एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जवाब देंगे। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था या एक्ट लाने की कोशिश करी जा रही है, वो एक्चुअली में किस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है ना, वो भारत में है अभी, और फिलहाल यही जो है इन चीजों को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है, ट्रेडिंग है, जनरेशन है, इसी में अमेंडमेंट करने के लिए 2020 वाला ये बिल आया था। अब लाया क्यों गया बिल, देखो जरूरी भी था कुछ कारणों से। देखो आप यही देखो, जो डिस्कॉम कंपनीज है, डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका आप लॉस ही देख लीजिए, जो कि बहुत ट्रेडिशनली मॉडल पे वर्क करी जा रही है, बहुत पुराना मॉडल है, वही चला जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको चेंज करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। गवर्नेंस काफी पुअर है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली सरकार ने इस अमेंडमेंट के थ्रू थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन इसमें बढ़ाया है, और स्टेट का काफी कंट्रोल होता है, तो उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी है। अब आप कहोगे सर इन सबसे फार्मर्स को क्या परेशानी है? फार्मर्स को देखो दिक्कत आती है इस अमेंडमेंट के अंदर। एक जो प्रोविजन आया था वो आया था डीबीटी का। डीबीटी जो सेकंड टर्म में आपको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो, दो तरीके से सरकार जो है वो लोगों की मदद करती है। पहला कि भाई तुम जा रहे हो मार्केट में राशन खरीदने, चावल खरीदने, और तुम्हें वो चावल जो है मार्केट में अगर 20 रुपए पर केजी मिल रहा है, बट सरकार अगर आपकी मदद करना चाह रही है, आप जो सरकार के जो भी स्कीम्स है उसके अंदर आते हो, तो डीबीटी के अंदर वो चावल आपको 5 रुपए पर केजी पे मिलेगा। तो आपको जो है वहां पे बंदे को 5 रुपए पर केजी ही देना पड़ेगा, आपको वहां पे 20 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल तरीका होता है जिसको कहते हैं सब्सिडी देना, जिससे सरकार लोगों की मदद करती है। दूसरा तरीका जिससे सरकार लोगों की मदद करती है वो होता है डीबीटी। इसमें क्या होता है, इसमें देखो आप जाओगे, आपको मार्केट में 20 रुपए केजी ही चावल खरीदना है, लेकिन जो 15 रुपए एक्स्ट्रा आपने दिया है ना, वो सरकार आपके अकाउंट में डाल देगी। इसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी पहले देखो मनरेगा और इन सब में बहुत ज्यादा घोटाला होता था, क्योंकि होता क्या था कि लोगों को कैश दिया जाता था काम वाली जगह पे, जिसके चलते हुए जो पैसा होता था उसमें कुछ कमी कर देते थे, पैसा खा लेते थे। फिर इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि सभी लोग बैंक अकाउंट खुलवाएं। तो वो डीबीटी के लिए ही था कि मनरेगा का पैसा भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, कोई आपके पैसा उससे फिर आपसे छीन नहीं सकता है, कोई आपका पैसा खा नहीं सकता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या होगी, देखो किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो काफी ज्यादा सब्सिडाइज दामों पे दी जाती है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस बिल के अंदर एक प्रोविजन था कि ये जो सब्सिडाइज दाम पे आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ना, इसे खत्म कर दो। इसके जगह पे डीबीटी दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा किसानों को कि भैया ये इतना बिल आया था, तुमने इतना पे किया है, लो हमारी तरफ से इतना तुम्हें सब्सिडी जो अमाउंट था वो हमने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। किसानों को ये लग रहा है कि जो डीबीटी है ना, इसके आने की वजह से जो ये सब्सिडी वाला सिस्टम है ना, ये खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, और इसीलिए काफी ज्यादा यहाँ पे इसका अपोजिशन किया जा रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का। तो यहाँ पे आपने देखा रिप्लेसिंग फार्म सब्सिडी वाला एक कारण ये है। दूसरा देखो, स्टेट्स जो है वो भी नहीं चाह रही है कि ये चीज आए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्टेट का शेयर कम हो जाएगा, तो जो अभी उनकी इनकम जनरेशन होती है इसके थ्रू, उसमें थोड़ा सा उनका पैसे कटौती हो जाएगी, तो उनको तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दिस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और ये आज ही का न्यूज़पेपर का न्यूज है कि जो आपका सिंगू बॉर्डर है वहां पे अभी प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, और दो मेजर रीजन मैंने आपको बताया, एमएसपी का अश्योरेंस चाहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी का ये बिल है इसको वापस लेने की बात करी जा रही है। अगर आपके एग्जाम्स में, जैसे कि क्लैट के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, जो क्लैट यूजी का पेपर देंगे उनमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल 2020 लाने की बात करी जा रही थी, अमेंडमेंट बिल, ये ओरिजिनली किस एक्ट में करी जा रही थी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ध्यान रखिएगा, प्लस आप यहाँ पे ये सब चीजें भी ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, एमएसपी अश्योरेंस वाला, और सेकंड चीज जो है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के चलते हुए प्रोटेस्ट हो रही है। ठीक है, अब क्लैट किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके पूछेगा ये तो क्लैट ही जानता है, बट अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।